नमस्कार भैया बहनों। आज हम कक्षा 11वीं बायोलॉजी के अध्याय 4 जंतु जगत का भाग 1 पढ़ेंगे। विटेकर के 5 जगत वर्गीकरण में मोनेरा जगत, प्रोटिस्टा जगत, कवक जगत, पादप जगत और जंतु जगत आता है, जिसमें से जंतु जगत के बारे में हम इस अध्याय में डिटेल में पढ़ेंगे। अभी तक लगभग 12 लाख से भी अधिक जंतु जातियों की खोज की जा चुकी है और दिन पर दिन नए प्रकार के जंतु भी खोजे जा रहे हैं। जंतु की बात करें तो ये जो है एक कोशिकी से लेकर बहुकोशिकी तक हो सकते हैं। वहीं अगर एक कोशिकी जंतुओं की बात करें, एक कोशिकी यूकेरियोटिक जीव है तो उन्हें प्रोटिस्टा में रखा गया है, लेकिन बहुकोशिकीय यूकेरियोटिक जंतु है उन्हें जंतु जगत में रखा गया है। ओरिफेरा फाइलम से लेकर स्तनी वर्ग मतलब कि मेमल्स तक जंतुओं की जटिलता क्रम से बढ़ती जाती है। जैसे कि निम्न स्तर के जो जीव रहेंगे वो कोशिका से बने रहेंगे, फिर उसके ऊपर वाले जीव ऊतक स्तर के, फिर उसके ऊपर लेवल के जीव जो है अंग स्तर के, अंगतंत्र स्तर के, और फिर उनके अंदर अंगों की जटिलता के आधार पे उनका शरीर बना रहेगा। हम जंतु जगत के जो भी जीव हैं उनके कुछ लक्षणों के बारे में पढ़ते हैं। जितने भी जंतु होते हैं बहुकोशिकीय होते हैं, मतलब एक से अधिक कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। विषम कोशीय होते हैं, मतलब भोजन के लिए दूसरे जीवों पर निर्भर रहते हैं। और साथ ही इनकी जो कोशिका होती है वो यूकेरियोटिक होती है, मतलब इसके अंदर सुविकसित केंद्रक होता है और समस्त जो कोशिकांग होते हैं वो कोशिका में प्रेजेंट रहते हैं। इसमें जीवों की संरचना और स्वरूप में भिन्नता पाई जाती है, मतलब जितने भी जीव है उनकी अगर संरचना की बात करें और स्वरूप की बात करें तो उसमें बहुत अधिक विविधता पाई जाएगी। सेल में सेल वॉल अनुपस्थित होती है। जैसे कि पादप कोशिका की बात करें तो पादप कोशिका की सेल वॉल जो है बनी होती है सेलुलोज से। सेल वॉल प्रेजेंट रहती है, लेकिन जंतु कोशिका के जो सेल वॉल होती है वो नहीं पाई जाती है। और साथ ही इसमें किसी प्रकार से, जैसे हरित लवक की बात करें, क्लोरोप्लास्ट की बात करें, वो जंतु जगत की कोशिकाओं में नहीं पाया जाता है। इनमें न्यूट्रिशन मतलब पोषण होता है होलोजोइक प्रकार का। होलोजोइक का अर्थ होता है मतलब कि जो भोजन है ये निगल कर खाते हैं, उसको निगल कर खाते हैं, उसे होलोजोइक न्यूट्रिशन बोलते हैं। सभी जंतु में गति और प्रचलन दोनों ही पाए जाते हैं। संवेदना ग्रहण करने के लिए तंत्रिका तंत्र उपस्थित होता है, मतलब इनमें बाहरी संवेदना को ग्रहण करने के लिए सुविकसित तंत्रिका तंत्र, जिसमें मस्तिष्क हुआ, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, परिधि तंत्रिका तंत्र, ये उपस्थित होते हैं। प्रजनन लैंगिक विधि द्वारा होता है और साथ ही भोजन का संग्रह इनमें ग्लाइकोजन के रूप में होता है। जैसा कि पादप कोशिका में हमने पढ़ा था कि पादप में भोजन का जो स्टोरेज होता है वो स्टार्च के रूप में होता है, वहीं भोजन का संग्रहण जंतु जगत के अंदर कोशिकाओं में ग्लाइकोजन के रूप में भोजन संग्रहित होता है। वर्गीकरण का आधार। वर्गीकरण का आधार मतलब हमें अगर जंतुओं को वर्गीकृत करना है तो उसके लिए कुछ आधार का भी चयन करना पड़ेगा, जैसे संगठन के स्तर, मतलब कि जो जंतु है वो किस प्रकार से बने हैं, कोशिकाओं से, ऊतक से, अंग से, अंग तंत्र से बने हैं। तो इस प्रकार से संगठन के आधार स्तर के आधार पर हम उससे वर्गीकृत कर सकते हैं। जैसे प्राणी जगत के सभी सदस्य बहुकोशिकीय हैं, एक से अधिक कोशिकाओं से बने हैं, लेकिन सभी एक ही प्रकार की कोशिकाओं के संगठन को प्रदर्शित नहीं करते। मतलब जैसे बहुकोशिकीय तो एक ही प्रकार की कोशिका या कोशिका स्तर के सभी जीव नहीं है, सभी का क्रम अलग अलग है। कुछ जीव ऐसे हैं जो कोशिकीय स्तर के हैं, बहुकोशिकीय हैं लेकिन वो कोशिकीय स्तर से बने हैं, जैसे कि स्पंज। स्पंज जो है कोशिकीय स्तर से बना हुआ जीव है, जो कि हम पढ़ेंगे आगे। ऊतक स्तर के जीव मतलब ऐसे जीव जो कि ऊतक स्तर, जिनका शरीर ऊतक स्तर का है, उसे हम ऊतक स्तर के जीव बोलते हैं। जैसे सिलेंट्रेट, जितने भी सिलेंट्रेट होते हैं ये ऊतक स्तर के जीव होते हैं। कहने का मतलब यह है कि जो जीव बना है कोशिका से बना है। अब कोशिका तक ही वो रह गया, उसका कोशिका स्तर का ही शरीर बना है, तो उसमें स्पंज है। ऊतक स्तर का शरीर मतलब कि एक से अधिक कोशिकाएं जब आपस में मिल जाती है, समूह बना लेती है, तो उसे हम ऊतक कहते हैं। तो जिसका शरीर ऊतक स्तर का टिश्यू लेवल का होगा उसमें सिलेंट्रेट आएंगे। इसके बाद ऊतक जब संगठित हो जाते हैं, ऊतक जब मिल जाते हैं तो आगे जाके वो अंगों का निर्माण कर लेते हैं। और कुछ ऐसे ऊतक जो कि उच्च स्तर का संगठन बना लेते हैं, जैसे प्लेटी हेलमिन्थिस के सदस्य होते हैं,
प्लेटिहेल्मिन्थेस के सदस्य और अन्य उच्च संघ जो अंगों का निर्माण कर लेते हैं, इनमें उच्च स्तर का संगठन पाया जाता है। इसके बाद अंग तंत्र के स्तर का मतलब जहां अंग बन गए तो अंगों का एक समूह बन गया, वो अंग तंत्र कहलाता है, जो बॉडी पूरे शरीर का निर्माण कर देता है। तो इसमें जो है एनिलिड्स है, आर्थ्रोपोड्स है, मोलस्क, इकाइनोडर्मेटा और रज्जुकी के अंग मिलकर पूरे तंत्र के रूप में शारीरिक एक प्रकार से कार्य करते हैं। तो इस प्रकार से प्राणी का जो संगठन है कोशिक स्तर का हो सकता है, ऊतक स्तर का, उच्च ऊतक स्तर का, इसके अलावा अंग तंत्र स्तर का। इस प्रकार से संगठन के स्तर के आधार पर हम वर्गीकरण करते हैं। हम वर्गीकरण में सबसे लो लेवल के जीव जो कि बहुत ही निम्न लेवल के, उनको पहले रखेंगे, फिर उनके अंदर जटिलता बढ़ती जाएगी और लास्ट लेवल तक बहुत ही जटिल जीव बन जाएगा। इस प्रकार से वर्गीकरण करेंगे। सममिति, सम मतलब समान, मिति मतलब उसका आकार या रूप जो है वो समानता दर्शा रहा है, एक दूसरे से समानता दर्शा रहा है। सममिति शरीर आकार का संतुलित अनुपात है, मतलब शरीर के आकार को इस प्रकार से अलग अलग भागों में बांटा जाए कि वह एक दूसरे के समान दिखे, मतलब उसमें अंगों का अनुपात या आकार का अनुपात भी एक समान हो, उसे सममिति कहेंगे। मध्य तल के दोनों तरफ अंगों के आकार और प्रकार में पाए जाने वाली साम्यता सममिति कहलाती है। मध्य तल के दोनों तरफ मतलब कि जो शरीर है उस शरीर को मध्य तल से या मध्य बिंदु से इस प्रकार बांटा जाए कि उसके दोनों तरफ अंगों का आकार और प्रकार दोनों में समानता दिखे, तो वह सममिति कहलाती है। सममिति के आधार पर जंतु को दो भागों में बांटा गया है, असम्मित जंतु और सम्मित जंतु। असम्मित जंतु का अर्थ ये होता है कि ऐसे जंतु या ऐसे जीव जो सम्मिति नहीं दर्शाते, मतलब उनको किसी भी तल से काटा जाए वो एक दूसरे के समान, उनके जो भाग रहेंगे वो एक दूसरे के समान नहीं, समानता नहीं दर्शाएंगे, तो उसे असम्मित जंतु कहेंगे। जैसे स्पंज, अमीबा। अमीबा का आकार अनियमित होता है, अगर अमीबा को मध्य तल से काटा जाए तो वह उसके दोनों ही भागों में एक रूपता दिखाई नहीं देगी, मतलब कि वो अलग अलग रूप में दिखाई देंगे, तो इसे हम असम्मित जंतु कहेंगे। स्पंज में भी ऐसे होता है, इसको मध्य तल से दो बराबर भागों में काटा जाए तो इसमें भी समानता नहीं दिखाई देगी, इसलिए असम्मित जंतु है। वहीं बात करते हैं सम्मित जंतु। सम्मित जंतु ऐसे जीव जिसको मध्य तल से दो बराबर भागों में या दो से अधिक भागों में काटा जाए तो उनके प्रत्येक भाग में समानता दिखे, तो उसे सम्मित जंतु या सम्मित जीव कहेंगे। वॉलवॉक्स, मानव आदि सम्मित जंतु कहलाते हैं। अब हम जंतुओं में सम्मिति के बारे में पढ़ते हैं। अरिसम्मित जीव मतलब किसी भी जीव के शरीर के केंद्रीय अक्ष से होते हुए किसी भी तल से काटने पर वह दो बराबर भागों में विभक्त हो जाता है, तो उसे अरिसम्मित जीव कहते हैं। जैसे तारा मछली और जेलीफिश। तारा मछली में जब हम अरीय सममिति के आधार पर, मतलब उसके केंद्रीय अक्ष, जैसे केंद्रीय अक्ष है, इस केंद्रीय अक्ष को रखते हुए किसी भी तल से हम इसे काटेंगे तो ये बराबर भागों में विभक्त हो जाएगा। इसके अतिरिक्त द्विपार्श्व सममिति। द्विपार्श्व सममिति जीवों के शरीर को केवल एक या दो तलों से ही काटने पर वो दो बराबर भागों में विभक्त हो जाता है, तो उसे द्विपार्श्व सममिति कहते हैं। इसमें आता है मानव, तितली, इंसेक्ट और बहुत सारे जीव आते हैं। जैसे इंसेक्ट है, इस इंसेक्ट को बीच में से हमने काटा तो दो बराबर भागों में ये बढ़ गया। इस प्रकार से यह द्विपार्श्व सममिति है। प्राथमिक जनन स्तर के आधार पर भी हम वर्गीकरण कर सकते हैं, जैसे कि जब मेल और फीमेल गैमेट मिलता है तो जाइगोट बनता है। जाइगोट के बाद जब जाइगोट में विभाजन शुरू होता है, समसूत्री विभाजन शुरू होने लगता है जाइगोट में, तो एक से अधिक कोशिकाओं का निर्माण होने लगता है और धीरे धीरे गेस्टुलेशन प्रावस्था बनती है। गेस्टुलेशन प्रावस्था के अंतर्गत जो है तीन प्रकार की लेयर बनती है, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म। ये एक्टोडर्म जो है बाहरी त्वचा का निर्माण करती है, एंडोडर्म आंतरिक स्तर का निर्माण करती है और मेसोडर्म मध्य स्तर का निर्माण करती है। और इस प्रकार से भ्रूण का निर्माण होता है, मतलब एम्ब्रियो बनता है। जैसे कि ये जनन स्तर है, इसमें डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक दोनों प्रकार के जो है संरचना बता रखी है। डिप्लोब्लास्टिक में सबसे बाहर की ओर देखते हैं तो ये बाहरी जो स्तर है इसको बोलते हैं एक्टोडर्म, जो बाहरी सतह का निर्माण, बाहरी स्तर का निर्माण करते हैं, एक्टोडर्म। इसमें भी ये बाहरी स्तर को एक्टोडर्म बोलते हैं। इसके बाद सबसे आंतरिक स्तर पे देखो
ये आंतरिक स्तर पे जो कोशिकाओं का स्तर है इसको बोलते हैं एंडोडर्म, ये एंडोडर्म। और बीच वाली जो लेयर है, बीच वाली लेयर है उसको बोलते हैं मेसोडर्म, ये मेसोडर्म है। तो इसमें तीन लेयर है, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म। इसको बोलते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक। और इसमें दो लेयर है, बाहरी है एक्टोडर्म और आंतरिक है एंडोडर्म। एंडोडर्म जो होती है आंतरिक सतह का निर्माण करती है, आंतरिक स्तर का निर्माण करती है। इस प्रकार से एक्टोडर्म और एंडोडर्म दोनों स्तर होने के कारण इसको बोलते हैं डिप्लोब्लास्टिक, द्विस्तरीय। और इसमें तीनों लेयर होने के कारण इसको बोलते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक, मतलब त्रिस्तरीय। इसमें जो मेसोडर्म होती है उसको, मतलब कि वो सुविकसित नहीं होती है, उसको मेसोग्लिया के नाम से जाना जाता है। कुछ जीव ऐसे होंगे जो डिप्लोब्लास्टिक होंगे, मतलब दो स्तर से मिलकर बने होंगे, और उस कुछ जीव जो है वो ट्रिप्लोब्लास्टिक मतलब त्रिस्तरीय प्रकार के होंगे। तो इसके आधार पर भी हम वर्गीकरण करते हैं। जैसे कि द्विस्तरीय जंतु जितने भी होंगे उसमें स्पंज और सिलेंट्रेटा आएंगे, और स्पंज और सिलेंट्रेटा को छोड़कर उससे उच्च लेवल के जितने भी जंतु आएंगे वो त्रिस्तरीय रहेंगे, ट्रिप्लोब्लास्टिक रहेंगे। उसमें प्लेटीहेल्मिन्थेस से लेकर मेमल्स तक के जंतु आएंगे। जंतु जगत के वर्गीकरण के आधार में हम देखते हैं कि जितने भी प्राणी जगत है उनको एनिमेलिया में रखा गया है, मतलब कि बहुकोशिकीय जीव है, एक से अधिक कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। इनकी कोशिका जो होती है यूकैरियोटिक कोशिका होती है। कोशिका के संगठन के स्तर की बात करें तो इनमें जो जीव कोशिकीय स्तर के जीव आएंगे, मतलब कोशिका से ही बने रहते हैं, उनका शरीर कोशिका का ही है, तो उसमें पोरीफेरा, मतलब पोरीफेरा संघ, पोरीफेरा फाइलम में जितने भी जंतु रखे गए हैं वो कोशिकीय स्तर के रहेंगे। वहीं अगर ऊतक, अंग और अंगतंत्र स्तर के शरीर है तो उसमें समिति के आधार पर दो भागों में बांटा गया, अरिसमिति और द्विपार्श्व समिति। जैसा कि अभी पढ़ा था हमने, हरी समिति किसी भी तल से काटने पर उस जीव को बराबर भागों में बांटा जा सकता है, हरी समिति कहलाती है। अब हरी समिति में निडेरिया, नाइडेरिया, सिलेंट्रेटा और टीनोफोरा, इस संघ में इन जीवों को रखा गया है। इसके बाद द्विपार्श्व समिति, मतलब कि एक निश्चित तल से काटने पर उसको दो बराबर भागों में बांटा जा सकता है, उसे द्विपार्श्व समिति कहते हैं। और द्विपार्श्व समिति में आगे जो जीव है उनको गुहा के आधार पर बांटा जा सकता है। जैसे कि द्विपार्श्व समिति में ऐसे जीव हैं जिसमें गुहा नहीं पाई जाती है, मतलब कि शरीर के अंदर देह गुहा जो होती है वो गुहा नहीं पाई जाती है। अब गुहा नहीं पाई जाती है तो उसको प्लेटीहेल्मिन्थेस में रख दिया। और कुछ जीव ऐसे हैं उसमें कूट गुहा, मतलब कि गुहा वास्तविक रूप से नहीं पाई जाती, उसको एस्केहेल्मिन्थेस में रख दिया। इसके बाद जिसके अंदर सत्य गुहा पाई जाती है उसे हम एनिलिड्स, आर्थ्रोपोड्स, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा और कॉर्डेटा में रख दिया। मतलब इनको इनके जटिलता के आधार पर रख दिया। सबसे जटिल जीव कॉर्डेटा, रज्जु की जीवों में आएंगे। इस प्रकार जितने भी जंतु हैं उन्हें इन संघों में रखा गया है। ऐसे प्रत्येक संघ को हमें आगे पढ़ना है। सबसे पहला संघ पढ़ते हैं हम पोरीफेरा। नाम से स्पष्ट है, पोरीफेरा मतलब ऐसे जीव जिनके अंदर बहुत सारे छिद्र हो, मतलब छिद्र युक्त शरीर हो, उसे पोरीफेरा में रखा गया। इसके अंदर स्पंज आते हैं, इस संघ में स्पंज जीवों को रखा गया है। रॉबर्ट ग्रांट ने 1825 में पोरीफेरा शब्द दिया। और इन जीवों के लिए, जैसे इन जीवों में छोटे छोटे पोर्स होते हैं और छोटे छोटे पोर्स होने के कारण इनका नाम दे दिया पोरीफेरा। ये जितने भी जीव होते हैं सभी जलीय जीव होते हैं। इनमें से अधिकांश जो है समुद्री और कुछ नदी तालाब में पाए जाते हैं। स्थानबद्ध होते हैं, मतलब किसी भी स्थान से ये जुड़े रहते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं जाते हैं। स्थानबद्ध, एक स्थान पर जुड़ गए तो वहीं पर रहेंगे। अरीय और असम्मित होते हैं, ये मतलब अधिकांश असम्मित होते हैं। अरीय कुछ जीव होते हैं लेकिन सभी जीव असम्मित जीव होते हैं। द्विस्तरीय शरीर, मतलब कि द्विस्तरीय कहने का मतलब डिप्लोप्लास्टिक शरीर होता है इनका, एक्टोडर्म और एंडोडर्म से मिलकर बना होता है। शरीर पर असंख्य छिद्र पाए जाते हैं, ये सभी छिद्र हैं इनको बोलते हैं ऑस्टिया। इस पर जो भी छिद्र हैं उनका नाम होता है ऑस्टिया। इनमें मुख्य छिद्र होता है जिसको बोलते हैं ऑस्कुलम। इनके ये जो छोटे छोटे छिद्र होते हैं ऑस्टिया, इनमें से जल, बाहर से जल अंदर की ओर आता है और अंदर जाने के बाद ये जल जो है ऑस्कुलम से होते हुए बाहर की ओर निकल जाता है। इसमें शरीर में एक गुहा पाई जाती है जिसे स्पंज गुहा कहते हैं। शरीर के अंदर एक ही गुहा पाई जाती है जिसे स्पंज गुहा कहते हैं। इसके अंदर साइकॉन और स्पंज आदि आते हैं। यहाँ पर चित्र में ऊपर ये साइफा मतलब साइकन है, साइकन के बाद यू स्पंजिया है और यह है
स्पंजिला। ये सभी जो जीव हैं स्थानबद्ध होते हैं, मतलब एक स्थान से जुड़े रहते हैं। संघ पोरिफेरा के कुछ और लक्षण देखते हैं, जैसे ये सभी जीव स्पंज कहलाते हैं, जो पढ़ चुके हैं। लवणीय और असम्मित होते हैं, लवणीय जल में पाए जाते हैं, असम्मित होते हैं मतलब सम्मिति नहीं दर्शाते हैं। ये सब क्या होते हैं, बहुकोशिकीय प्राणी है। शरीर संगठन कोशिकीय स्तर का होता है, शरीर कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। स्पंज में जल परिवहन नाल तंत्र पाया जाता है। इसके अलावा सूक्ष्म रंध्र होते हैं जिसे हम ओस्टिया बोलते हैं, और शरीर की केंद्रीय स्पंज गुहा को स्पंजोसिल कहते हैं, और स्पंजोसिल में जल प्रवेश करता है और बड़े ऑस्कुलम मतलब ऊपर की ओर जो ऑस्कुलम होता है उससे जल जो है बाहर निकलता है। जल परिवहन का रास्ता जो है भोजन जमा करने, श्वसन, अपशिष्ट पदार्थों को उत्सर्जित करने में सहायता करता है। मतलब जल इसके संपर्क में आता है इसकी कोशिकाओं से, तो कोशिकाओं से जल संपर्क में आता है तो इसकी कोशिकाएं श्वसन हेतु जल से ऑक्सीजन को अंदर ले लेती है, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ देती है। वहीं साथ ही भोजन उस जल में से भोजन जो है उसको कोशिकाएं अंदर ले लेती है विसरण के माध्यम से, और उत्सर्जित पदार्थों को बाहर कर देती है। इसके अंदर कीप सेल पाई जाती है, कोएनोसाइट यानी कॉलर कोशिकाएं कहते हैं। कीप सेल या कोएनोसाइट या कॉलर कोशिकाएं स्पंज गुहा की या स्पंज के स्तर में पाई जाती है, और ये नाल तंत्र को स्तरित करती है, मतलब इसको बनाए रखती है। कोशिकाओं में पाचन और अंतःकोशिकीय होता है। अंतःकोशिकीय मतलब कोशिका के अंदर पाचन होता है। साथ ही इसका एग्जाम्पल हमने पढ़ चुके हैं साइकन, साइफा, स्पंजिला, स्वच्छ जली स्पंज और स्पंजियो स्पंजिया। संघ सिलेंट्रेटा। सिलेंट्रेटा सिलेंट्रेटा का नाम ही इसके अंदर जो है गुहा, मतलब जो गुहा होती है सिलेंट्रोन नाम देते हैं उस गुहा को, और गुहा को सिलेंट्रोन नाम देते हैं, उसी के आधार पर इसका नाम पड़ा है सिलेंट्रेटा। इसके अतिरिक्त इसमें कुछ दंश कोशिकाएं पाई जाती है जिसे जिसके कारण इसे नाइडेरिया या नीडेरिया के नाम से भी जाना जाता है। दंश कोशिकाएं इसे सुरक्षा प्रदान करती है, मतलब बाहर आसपास के जो जीवों से रक्षा प्रदान करती है, और साथ ही भोजन को पकड़ने के लिए या भोजन के लिए ये दंश कोशिकाएं सहायता प्रदान करती है। जितने भी ये जीव होते हैं, जैसे कि इसमें सिलेंट्रेटा का पहला जैसे ये जीव है, इसको बोलते हैं ओरेलिया। ओरेलिया इसे मेडुसा में रखा गया है। एक है एडमसिया, मतलब इसे पॉलिप में रखा गया है। इस प्रकार से ये दोनों जीव है, ये पॉलिप है और ये मेडुसाकार। मगर मेडुसा का अर्थ है कि ये मतलब कि ऊपर से छतरी जैसा गोलाकार होता है, और पॉलिप में यह इस प्रकार से स्तंभ के समान होता है। इनका जो शरीर होता है वो ऊतक स्तर का होता है। जितने भी जीव होते हैं ये सब समुद्री होते हैं और जल में तैरते रहते हैं, स्थानबद्ध नहीं होते। स्थानबद्ध हमने पोरिफेरा में पढ़ा है। ये सभी स्वतंत्र होते हैं और समुद्र में तैरते रहते हैं। इनका शरीर जो है दो आकारों में बटा होता है, पॉलिप और मेडुसा। अभी पढ़ा अपन ने, ये मेडुसा आकार है और ये पॉलिप आकार है। पॉलिप स्थावर तथा बेलनाकार होते हैं। पॉलिप जो होते हैं स्थावर मतलब स्थान पर बैठ सकते हैं और बेलनाकार होते हैं, जैसे हाइड्रा। मेडुसा छतरी के आकार का होता है और मुक्त प्लावी होता है। मेडुसा छतरी के आकार का है और मुक्त प्लावी है। इसमें ऑरेलिया को रखा गया है। इसके अलावा जेलीफिश भी कहा जाता है। अब हम पढ़ते हैं संघ प्लेटीहेल्मिन्थेस के बारे में। प्लेटीहेल्मिन्थेस को चपटे कृमि के नाम से भी कहा जाता है, क्योंकि इसका शरीर ही चपटा होता है और ये कृमि होते हैं, परजीवी होते हैं, मतलब दूसरे जीवों के ऊपर जाकर भोजन ग्रहण करते हैं। प्लेटीहेल्मिन्थेस में फीता कृमि मतलब टीनिया, इसके अलावा फेसियोला, इसके अलावा प्लेनेरिया आदि जीवों को रखा गया है। ये फीताक्रमी या टीनिया जैसे कि मतलब ये फीते के आकार का दिख रहा है आपको, ये एक प्रकार से परजीवी जीव है जो कि जीवों के अंदर जाकर रहता है और उससे पोषण लेता है और उसको नुकसान पहुंचाता है। वहीं फेसियोला लीवर फ्लूक के नाम से भी जानते हैं। ये फेसियोला जो है एनिमल्स के लीवर में जाकर अटैक करता है, उससे पोषण लेता है, उसके लीवर को खत्म कर देता है। इसी प्रकार प्लेनेरिया जीव है। तो ये सभी प्लेटीहेल्मिन्थेस है, इनको चपटे कृमि के नाम से भी जाना जाता है, और ये परजीवी होते हैं, दूसरे जीवों को नुकसान पहुंचाते हैं। प्लेटीहेल्मिन्थेस के कुछ लक्षण पड़ते हैं, जैसे कि जितने भी ये जीव होते हैं वो पृष्ठधर रूप में चपटे होते हैं, चपटे दिखाई देते हैं, इसलिए इन्हें चपटे कृमि के नाम से जाना जाता है। ये अंतःपरजीवी होते हैं, मतलब दूसरे जीवों के शरीर के अंदर जाकर उससे अपना पोषण लेते हैं। द्विपार्श्व सममिति दर्शाते हैं, त्रिकोणीय होते हैं। अंग स्तर का शरीर संगठन होता है, मतलब इनका शरीर संगठन अंग स्तर का होता है। इनमें जो है फ्लेम सेल्स मतलब ज्वाला कोशिकाएं पाई जाती है, और ज्वाला कोशिकाओं का कार्य होता है परासरण नियंत्रण करना और उत्सर्जन में सहायता करना। इनके अंदर परासरण को बनाए रखना और उत्सर्जन
मतलब अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने में सहायता प्रदान करना। प्लेनेरिया में पुनरुद्भवन की क्षमता पाई जाती है। जैसे अभी प्लेनेरिया देखा था, उसमें पुनरुद्भवन मतलब कि उसको किसी भी भाग को काट दिया जाए तो उसका नया भाग फिर से बन जाता है, इसको पुनरुद्भवन बोलते हैं। पाचन तंत्र इसमें अभी विकसित नहीं होता है, साथ ही इनमें कंकाल, श्वसन अंग, परिवहन अंग भी नहीं पाए जाते हैं। ये जो जीव होते हैं उभयलिंगी होते हैं, इसके अंदर नर तथा मादा दोनों ही अंग पाए जाते हैं। इसका उदाहरण है टीनिया सोलियम मतलब फीताकृमि, फेसियोला, इसको पर्णकृमि या लिवर फ्लूक के नाम से भी जाना जाता है। ये सभी जीव प्लेटीहेल्मिन्थेस में पाए जाते हैं। अब हम पढ़ते हैं एस्के हेल्मिन्थिस। एस्के हेल्मिन्थिस में एस्केरिस को रखा गया है। एस्के हेल्मिन्थिस वे जीव होते हैं जिसमें अनुप्रस्थ काट की बात करें तो ये गोलाकार होते हैं। इन्हें गोलक्रमी के नाम से भी जाना जाता है। जैसे लंबाई में तो है लेकिन ये गोलाकार है, इसलिए इसे गोलक्रमी भी कहा जाता है। गोल मतलब गोलाकार, क्रमी मतलब कीड़े दूसरे जीवों के अंदर जाकर उनसे पोषण लेते हैं, परजीवी होते हैं, इसलिए गोलक्रमी कहते हैं। ये मुक्त जीवी होते हैं, कुछ जलीय और कुछ स्थलीय होते हैं और कुछ पौधे और जीवों के अंदर परजीवी के रूप में पाए जाते हैं। इनमें जो सम्मिति की बात करें तो द्विपार्श्व सम्मिति होते हैं, त्रिकोरिक होते हैं, त्रिकोर पाई जाती है। इसके बाद इनका शरीर संगठन जो है वह अंग स्तर का होता है। इसमें नर तथा मादा अलग अलग होते हैं, मतलब एक लिंगी होते हैं। इसके बाद एस्केरिस में गोलक्रमी जो एस्के हेल्मिन्थिस में एस्केरिस को रखा गया है जिसे गोलक्रमी कहते हैं। इसके अतिरिक्त वुचेरिया मतलब फाइलेरिया क्रमी इसमें रखा गया है। इसके अलावा एनसाइलोस्टोमा मतलब अंकुश क्रमी को भी एस्के हेल्मिन्थिस में रखा गया है। इसके बाद अगले भाग में हम निमेटोडा, एनिलिडा, इसके अलावा आर्थ्रोपोडा और कॉर्डेटा इन सभी जीवों के बारे में पढ़ेंगे।